अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग? पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अफसोस की बात यह है कि हर दिन के हिसाब से एक नई बड़ी खौफनाक किस्म की खबर आ जाती है जो कि एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई होती है, फिर वो खबर बनती है, उसके बाद उस पर अटेंशन आती है। और हर रोज़ के हवाले से मतलब हम यही बात कर रहे थे कि अभी तो हम सियालकोट वाले इंसिडेंट की बात कर ही रहे हैं, अभी तो वो ही कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ कि फैसलाबाद का एक और इंसिडेंट सामने आ गया। एक फहरिस्त मैंने निकाल ली है कि गुज़श्ता 48 घंटों में या गुज़श्ता 72 घंटों में क्या कुछ हुआ है। अब इसकी तौजीहात भी जानने की हमें ज़रूरत है कि क्या ये हमारी जो मुआशी सूरत हाल है और उसके बाद जो हमारे जहनों में फ्रस्ट्रेशन है वो इस तरह तशद्दुद की सूरत में निकल रही है। आई डोंट नो इफ़ देयर इज़ अ रिसर्च कि क्या जिन माशरों में बेरोज़गारी और गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है उनमें वायलेंट बिहेवियर ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन दिस शुड बी स्टडीड बिकॉज हमारी यहाँ आम आदमी के इट शुड बी स्टडीड। एंड देन देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि चूंकि इतना कोई अदम एतमाद है हमारी जस्टिस सिस्टम पे, अदालतों पे, कि लिटरली लोगों के हाथ कोई चीज़ आ जाती है, कोई पकड़ा जाता है या कुछ हो रहा होता है तो विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल वो चाहते हैं कि इधर ही सजा हो और इधर ही सब कुछ हो जाए। सियालकोट वाला मामला तो बिल्कुल ही वो उसकी तो हर सतह पे हर तरीके से मजम्मत की जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद फैसलाबाद में ख़वातीन जिन पे मुबैना तौर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, अब उसमें हमने सभी ने देखा कि उसमें उनको मजबूर किया गया कि वो अपने कपड़े उतारें और बरहना करके फिर उनके साथ जो मारपीट और जो सलूक हुआ वो हुआ। सरगोदा में मुबैना तौर पर एक औरत को जला दिया गया जिंदा। फिर कराची में एक 16 साला लड़का उसको मुबैना पुलिस मुकाबले का रंग दिया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कहानी है, लेकिन दिस इज़ डूबियस, दिस इज़ सस्पिशियस, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। और उसके बाद हम तवक्को करें कि हम सुबह जब दिन का आगाज़ करें या हम एक नए हफ्ते या नए साल की तरफ जब बढ़ें तो हम बड़े खुश हों और हम बड़े पुरुम्मीद हों। हम कैसे पुरुम्मीद हो मुझे बताइए, और हमें क्या बेहतरी की अपने इर्द गिर्द सूरत हाल या समा बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, ये फैसलाबाद वाली वीडियो जो एक चल रही थी सोशल मीडिया पे, आपको पता ना कुछ सेंसर भी नहीं होता, सब चीज़ें सामने आ ही जाती हैं, बट एटलीस्ट यू गेट अ पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे नहीं समझ आती है, सियालकोट का इंसिडेंट हो, फैसलाबाद का हो, एक और जो आप सरगोदा वाला बता रहे हैं, खैर वो किन सर्कमस्टेंसेस में हुआ वो भी हम बात करेंगे। आवाम खड़ी देख रही होती है कि क्या हो रहा है, दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अब उनको ये नहीं पता होता कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन एक खौफनाक किस्म की सिचुएशन सामने है। कोई एक शख्स एक्सेप्ट फॉर सियालकोट वाला तो एक और ही एक लेवल सीन हो गया था, वरना कोई मदद के लिए नहीं आता। मैं इन खवातीन के हवाले से, बेशक उन्होंने चोरी की हो ना की हो, ये अभी हम सारा बात करेंगे इस पर। CPO फैसलाबाद भी हमें ज्वाइन करेंगे। बात यह है कि फ़ौरन कैमरे निकल आते हैं, फ़ौरन डॉक्यूमेंट करने के लिए फ़ोन निकल आता है और कोई मदद को नहीं जाता। और ये बात मुझे ज़्यादा खौफजदा करती है। ये ज़्यादा खौफजदा इसलिए भी कर रही है क्योंकि माशाअल्लाह जब सेंस ऑफ प्राइड की हुमा बात आती है ना तो हम अपने इक़दार में इतना फ़ख्र करते हैं कि हम तो लोगों की मदद करते हैं, ख़वातीन का एहतराम करते हैं और दूसरे की मदद के लिए हर सर्कमस्टांसेस में हम शाना बशाना मौजूद होते हैं या उसके साथ खड़े होते हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रॉबली हम अपनी इक़दार से भी दूर होते जा रहे हैं और वो वैल्यूज़ जिन पे हमें बड़ा फ़ख्र है उस पर भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है कि क्या वो वैल्यूज़ अब हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारे माशरे में वो एग्जिस्ट कर रही हैं, या हम बेहिसी का शिकार होकर एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं क्योंकि हमारे अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हमारे अपने मसाइल है, हमारी यहाँ गैस नहीं आती, बिजली का बिल हमसे अफोर्ड नहीं होता, हमारे जवान बच्चों की नौकरियाँ नहीं लग रही हैं, तालीम का अलहदा सिलसिला है, सो वी आर स्टक। तो ये सारी जी एक बॉटम लाइन है और इसी के बारे में एक कन्फ्यूजन और एक बड़ी एक ऑलमोस्ट देयर इज़ अ बैड टेस्ट इन द माउथ कि ये हो क्या रहा है और ये होता चला जा रहा है। एक इंसिडेंट होना और हम सीख लें और आगे चलें तो दूसरी बात है। एक्चुअली कोई इंसिडेंट रिजॉल्व सही तरह होता नहीं है, जब रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आगे और बढ़ चढ़ की चीज़ें होती हैं। खैर एनीवे, दिस इज समथिंग वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल। बिल्कुल इस टॉपिक से हटकर बात, अब हंस भी रहे हैं, क्या हो गया? बांग्लादेश की टीम फॉलो ऑन का शिकार हुई है पाकिस्तान के खिलाफ 87 रन, हाँ, और 87 रन बनाकर जनाब आउट हो गई है। साजिद खान ने 8 खिलाड़ियों को आउट किया है। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टू इन डिटेल। जनाब ये सारी सूरत हाल है
और हम सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद में क्या हुआ, क्योंकि उसमें भी सोशल मीडिया पे अब कुछ और वीडियो क्लिप्स भी शेयर किए जा रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि जनाब इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है, लेकिन जो सानहे के बाद की फौरी बात की वीडियो मैंने देखी है उसमें जो हुजूम है और दुकान का मालिक और इसके साथ जो भी लोग मौजूद हैं वो ख़वातीन को बेलिबास होने पर मजबूर कर रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि कपड़े उतारो। उसके बाद क्या हुआ वो हम ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो पता ही होगा आपको क्या क्या हुआ है, लेकिन एक थोड़ी सी बैकग्राउंड भी आपको दे दें और बताएं कि सियालकोट सानहे से कौम जो है अभी संभली नहीं के माशरे में बढ़ती अदम बर्दाश्त का एक और वाक़या सामने आ गया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। फैसलाबाद में कचरा चुनने वाली ख़वातीन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पानी पीने के लिए दुकान में दाखिल होने वाली ख़वातीन को दुकानदार ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर धर लिया, बेसिकली उनको वहाँ बंद करने की कोशिश की और बुरी तरह मारपीट की और सरे बाजार ख़वातीन को बेलिबास होने पर मजबूर कर दिया। और इस दौरान मज़ीद लोग भी वहाँ जमा हो गए, लेकिन इस गैर इंसानी अमल को रुकवाने की बजाय वीडियो बनाते रहे। ये वैसे सबसे ख़तरनाक एक एलिमेंट जो है ना नज़र आता है, कोई एक मदद को नहीं आता सामने। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दुकान के मालिक समेत 5 अफराद जो हैं गिरफ्तार कर लिए और मज़ीद गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, ये भी एक और फिनोमेना हमने देखा है कि इतना हजूम हो जाता है और ऑलमोस्ट सारे जो मदद नहीं कर रहे वीडियो बना रहे हैं वो भी मुलव्विस ही करार पाते हैं और फिर एक खोज होती है उनके लिए कि सारों को आइडेंटिफाई किया जाए। ये भी बताया जा रहा है, आपको बता दें कि ख़वातीन ने एहतजाजन अपने कपड़े खुद ही फाड़ दिए थे। ये एक और पहलू है और पुलिस का मौक़िफ़ है कि कपड़े छीना झपटी के दौरान फटे थे, लेकिन इल्ज़ाम लगाकर खुद ही गवाह और खुद ही मुनसिफ बनने की ये एक और शर्मनाक। अब इसी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इरफानुल्लाह फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही हम CPO फैसलाबाद इमरान महमूद साहब, जिन्होंने इस वाक़े में काफ़ी पेशरफ्त हासिल की है पुलिस ने, उनसे भी मालूम करेंगे कि क्या अब तक सूरत हाल सामने आई है और हक़ाइक़ क्या हैं। इरफानुल्लाह, क्विकली आप ये बताइएगा कि ये 2-4 दुकानदार हैं नहीं, वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी एक हुजूम है जो खड़ा हुआ है साथ और वीडियो बना रहा है। कुछ आपने पता किया वहाँ इर्द गिर्द के लोगों से? हमारे यहाँ तो ख़वातीन के एहतराम और उनकी इज़्ज़त और नामूस पे जब बात आती है तो बड़ा फ़ख्र किया जाता है इन वैल्यूज़ पर। कोई नहीं आया इनको ढांपने के लिए, इन लड़कों को रोकने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, जब वहाँ पे ये वाक़या पेश आया तो ख़वातीन और जो उस दुकान के मुलाजमीन थे, ये सड़क पे उनके दरमियान हाथापाई शुरू हुई थी, जिसमें जो मुलाजमीन थे वो उन ख़वातीन को पकड़ कर दुकान के अंदर जो है वो बंद करना चाहते थे। उस पे जो इर्द गिर्द के लोग वहाँ पे जमा हुए तो उन्हें फ़ौरी तौर पे इस हंगामा रही का सबब जो था वो मालूम नहीं हो सका। वो जो दुकान के जो मुलाजमीन थे उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि इन्होंने दुकान में चोरी की है, तो वो इनको पकड़ना चाहते हैं और पकड़ के वो इनको पुलिस के हवाला करना चाहते हैं। तो लोग यही समझते रहे हैं कि जो ये ख़वातीन हैं ये वाक़तन चोर हैं और इन्होंने यहाँ पर कोई वारदात की है, इसलिए लोगों की हमदर्दियाँ जो थी वो फ़ौरी तौर पर ख़वातीन के साथ वहाँ पे नज़र नहीं आई, बल्कि कुछ लोगों ने तो उन दुकानदारों के साथ मिलकर इन ख़वातीन के साथ जो खींचातानी भी की है और इनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया। राइट इरफानुल्लाह, आपने भी बिल्कुल जो एक वायरल हुई है वर्जन वो आपने भी हमें बताया। CPO इस फैसलाबाद इमरान महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो इसकी तहकीकात भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इनके पास तो डिटेल्स डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। इमरान महमूद साहब, बहुत से वर्जन्स निकल रहे हैं कि चोरी की, नहीं की, कपड़े किसने उतारे, इनको कहा गया, खुद ही इन्होंने एहतजाजन कर दिया। ज़रा रियलिटी बताएं कि एक्चुअली इधर हुआ क्या है इस इंसिडेंट में। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे लाइन पे लिया ताकि हम अपना मौक़िफ़ जो है वो भी अवाम के सामने रख सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है जो कि शहर फैसलाबाद के अंदर जो है वो पेश आया है। चोरी हुई या ना हुई, ठीक है, वो तो तफ्तीश का मामला है, क्योंकि इस वक्त इशू जो है वो ज़ेर तफ्तीश है, मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ है, बंदे गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, इन्वेस्टिगेशंस आर गोइंग ऑन। तो मैं इस वजह से कोई ऐसी बात करके इन्वेस्टिगेशन को लीड नहीं करना चाहूँगा कि जो कि पब्लिकली मैं कोई ऐसी बात कर दूँ जो बाद में इन्वेस्टिगेशन को लीड कर पाए। बट देयर आर सम फैक्ट्स। एक तो ये कि उनको दुकान के अंदर बंद किया गया, जो कि CCTV कवरेज और दूसरी मोबाइल फोन्स की वीडियोस के अंदर क्लियर नज़र आ रहा है। दूसरा, उनको मैन हैंडल किया गया
उनको धक्के दिए गए, उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद उनके कपड़े भी फटे और वो बरहना भी हुई। ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं और बरहना जो है वो पब्लिकली हुई। इसी की वजह से जो मुकदमा जो था वो दर्ज किया गया और मुद्दत में जो है वो उन्हीं खातून की मुद्दत में जो पर्चा दर्ज किया गया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब कपड़े जो है वो छीना छपटी में फटे हैं या उन्होंने खुद जो है वो लोगों को वो इस इशू को पब्लिसाइज करने के लिए किए हैं या अपनी जान बचाने के लिए किए हैं, ये तो तफ्तीश में जो है ना ये वाज़ेह हो सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये अपनी जगह के ऊपर कायम हैं कि उनके साथ मारपीट भी की गई, उनको जो है बंद भी करने की कोशिश की गई थी, जो कि किसी भी सूरत में किसी भी महज़ब मुआशरे के अंदर हम लोगों को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती। अच्छा, उसके बाद ये वीडियो वायरल हुई सर और फिर ज़ाहिर नोटिस में आया सारा मामला। ये वाक़या हो गया था, ये वाक़या ख़त्म हो गया था, किसी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया था। अगर मुबैना तौर पर चोरी का वाक़या था तो ना दुकानदार ने रिपोर्ट किया, ना इन ख़वातीन की तरफ से। खैर ये तो क्या ही रिपोर्ट करेंगी, इतनी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही हैं, कचरा चुनने वाली हैं ख़वातीन, तो किसी की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं थी इस वाक़े की। नहीं जी, ये तो जब वीडियो वायरल हुई है तो उसके बाद जो पुलिस ने अपने ही एक्शन लिया है और वहाँ पे जाके जो है इन सारे मामलात को जो है वो देखा है और उसके बाद इन खवातीन से रब्ता करके जो है उनकी मुद्दत में जो पर्चा दर्ज किया गया है। तो सवाल तो ये ज़रूर उठता है कि अगर वाकई चोरी हुई थी तो वो दुकानदारों ने चोरी की FIR क्यों नहीं कटवाई थी ताकि बात उसके आगे जाती। यानी अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो ये शायद पता भी नहीं चलता। इमरान महमूद साहब, क्या कोई उन लोगों की तलाश भी है या अरेस्ट हुए जो वहाँ वीडियो बना रहे थे और देख रहे थे, जो ना दुकानदार थे, जिनका वैसे इस किस्से से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बाय स्टैंडर्ड्स थे वो? देखिए, जहाँ तक बाय स्टैंडर्ड्स का ताल्लुक है तो हमने जो पर्चा अभी तक दर्ज किया उसमें 5 जो है वो नामजद हैं जो कि ये दुकानदार थे और उनके हेल्पर्स थे, उनके वर्कर्स थे, और 10 जो बंदे हैं वो नामालूमों के खिलाफ है। हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय स्टैंड वहाँ पे करना और तमाशा देखना जो है वो बजाते खुद जो है वो शायद लीगली स्पीकिंग जुर्म नहीं है, लेकिन मॉरली स्पीकिंग बहुत बड़ा जुर्म जरूर है। बिकॉज वो बंदा जो कि जुर्म को होते हुए देखते हुए उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता तो वो भी जुर्म में उसी हद तक जो है वो शामिल होता है, मॉरली स्पीकिंग। अच्छा, कुछ सजा भी हो इमरान साहब इन लोगों को और वाकई कोई एग्जाम्पल सेट हो, इसके लिए क्या कोई एक मजबूत केस हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस बनाएगी? क्योंकि होगा क्या, जाहिर है आपको पता ही है कि किस बैकग्राउंड से खवातीन, इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं है उनके पास और प्रॉबली वो इन मामलात में आगे बहुत ज़्यादा ना बढ़ना चाहें, लेकिन वाकई इन मर्दों को एग्जाम्पल के तौर पर माशरे में सामने रखा जाए कि कानून अपने हाथ में नहीं लेना, इसके लिए क्या करेगी पुलिस? देखिए, हम तो हमारा तो इसमें एटीट्यूड जो बहुत नॉन स्पेयरिंग किस्म का है। हम बिल्कुल मेरिट के ऊपर तफ्तीश करेंगे और उसी के मुताबिक जो है इसका चालान जो अदालत में सबमिट किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपके तवज्जो से जो है मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त जो है वो किसी को भी नहीं होगी। इसकी तफ्तीश जो है उसकी जिम्मेदारी CPO फैसलाबाद जो कि डॉक्टर आबिद हैं, वो मैं देख रहा था आपने CPO लिखा हुआ है, बेसिकली आई एम RPO रीजनल पुलिस ऑफिसर हूँ मैं। तो जो सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद साहब है उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी निगरानी में है, वो इसको कर रहे हैं और इसके तमाम जो है पहलुओं को उनको जो है वो देख भी रहे हैं और बिल्कुल मेरिट के ऊपर तफ्तीश होगी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। अच्छा, और अल्टरनेटिव वर्जन जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और ये भी हो सकता है उसमें कि इन खवातीन ने अपनी जान बचाने के लिए इंतहाई कदम उठाया हो, लेकिन जो ऑडियो है उसमें वो इंसिस्ट कर रहे हैं या मजबूर किया जा रहा है कि जनाब कपड़े उतारो, उसकी तफ्तीश में कोई बात सामने आई है? क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी किस्म का कोई वाक़या हो जिसमें औरत के साथ जुल्म हुआ हो, उसमें हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं कि इसमें औरत का ही कोई कसूर होगा। इंस्टिंक्ट। जी, आपकी बात जो है बिल्कुल वजह है और हम लोग, जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की है, हम तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो तफ्तीश कर रहे हैं, तो ये जो इस तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं वो बेसिकली कुछ CCTV फुटेज की कवरेज को देखकर और बाकी मोबाइल फोन की कवरेज को देखकर आ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि हमें उसको ऑडियो को भी देखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वो इस तरह की वीडियोस हैं और ऑडियोस हैं कि उनको मीडिया के ऊपर नशर नहीं किया जा सकता, लेकिन हम तमाम चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं और उसके मुताबिक बिल्कुल मेरिट के ऊपर ही फैसला करेंगे। सवाल ये है कि उन्होंने खुद किया या क्या किया, वो क्या सर्कमस्टेंसेस थे जो वहाँ तक लीड किए, क्या उससे पहले उनको जो है वो
महबूस करने की कोशिश की गई। पहला जुर्म वहाँ पे हो गया, फिर उनको मैन हैंडल किया गया, दूसरा जुर्म वहाँ पे हो गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, तीसरा जुर्म वहाँ पे हो गया, और उसके बाद वो बरहना भी हुई। कैसे हुई वो सर्कमस्टेंसेस हम देख लेंगे जी। बहुत शुक्रिया आपका आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद साहब। तस्दीक करने के लिए भी शुक्रिया आपका। सीपीओ फैसलाबाद के डॉक्टर आबिद। सो आरपीओ साहब हमें बता रहे थे कि हम इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भी बिल्कुल वही बात की कि वैसे तो लीगली तो कोई अगर कोई बाई स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, कोई देख रहा है या कोई वीडियो बना रहा है तो वी कांट डू मच अबाउट इट, लेकिन मॉरली हमें क्या हो गया है, मतलब ये बात असेस करना बहुत ज़रूरी होगी है। मतलब जो लोग ऐसी चीज़ों में, बहुत सी चीज़ें वायरल नहीं भी होती और लोग देखे तमाशा देख रहे होते हैं, उनको भी खुद असेस करने की ज़रूरत है कि मैं इधर खड़ा कर क्या रहा हूँ। मतलब वो एक मॉर्बिड क्यूरियोसिटी नहीं होती। मेरी बात सुने, मॉरली पता है हमें क्या हुआ, मैं बताता हूँ आपको। एक आदमी को मार मार के जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है, और अगर उसकी अक्रॉस द बोर्ड मजम्मत आ रही है तो हम उसको फखरिया अंदाज में पेश कर रहे हैं कि देखें सब ने इस वाक़े की मजम्मत की है। हमारा इतना लो मोरल स्टैंडर्ड है कि बस मजम्मत इनफ है कि नहीं, हमारा इतना लो मोरल स्टैंडर्ड है कि हम उसकी भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि अगर किसी ने अक्रॉस द बोर्ड एक आदमी को जिंदा जलाने की मजम्मत कर दी, मार मार के उसको बुरकस निकाल के उसकी एक एक हड्डी तोड़ के उसको जलाने की मजम्मत कर दी, तो हम उस पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि देखें हम तो मोरली ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली पीपल ये हमारा जमा होके खड़े होके और सबसे पहले इंस्टिंक्ट पे एक फोन निकलता है और वीडियो बनना स्टार्ट हो जाती है। प्लीज अपने आप से जरा सवाल करें, यू कुड बी इन द सेम सिचुएशन। मतलब लिटरली अभी तो माशाल्लाह इतने टेम्पर्स हमारे हाई हो चुके हैं और बर्दाश्त इतना ख़त्म हो चुका है, टॉलरेंस लेवल, कि किसी चीज़ पे भी कहीं भी फड्डा, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, कत्ल हो सकते हैं और वो वायरल भी हो सकते हैं, वीडियोस भी बन सकती हैं। डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट? खुद नहीं रोकेंगे तो कोई आपके लिए भी नहीं रोकेगा। वी नीड टू रियली असेस दिस, बिकॉज अब जो जो चीज़ें सामने आती हैं वो हज़ारों की तादाद में, 100 की तादाद में विटनेसेस होते हैं उसके, क्योंकि वो खड़े मूवी बना रहे हो। बट एनीवे, अ वेरी सीरियस इशू एट हैंड जिसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर इसमें अगर कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज हो रही हैं, अमेंडमेंट्स हो रही हैं तो वो फ़ायदेमंद हैं, वो अच्छी हैं, नहीं हैं, इस पे भी ज़रा हम असेसमेंट लेंगे। या हमें इसी पे तसल्ली रखनी चाहिए कि चलें काम तो हो रहा है। दोनों चीज़ें हैं। सेनेट की कायमा कमेटी ने दौरान मुलाजमत ख़वातीन से हरासानी के खिलाफ कानून में तरमीम मंजूर कर ली हैं और हुकूमत की जानिब से तरमीमी बिल वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने पेश किया। आपको हम पूरी अपडेट्स दे रहे हैं। कानून के दायरा कार में अब यूनिवर्सिटीज़, खेल, आर्ट स्टूडियो और घरों में काम करने वाली खवातीन की हरासमेंट को भी शामिल कर लिया गया। ऑल्दो इनमें से कुछ चीज़ें ऑलरेडी वैसे एडिट थी। बिल के मुताबिक अब हरासमेंट में मुलव्वस सरकारी मुलाजिम की नौकरी ख़त्म और तरक्की भी रोकी जा सकेगी, और बिल में ऑनलाइन हरासमेंट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एज इट इज़ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको भी इस बिल में डाल दिया। हरासानी की दरख्वास्तों पर फैसले के लिए बिल में 90 रोज की मुद्दत भी तय कर दी गई है। ये सारी चीजें हैं को जो डाला गया, who would define it, और कैसे ये तय होगा कि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये 90 दिनों में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो पहले जो फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर जो बिल था उसमें कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं किया हुआ था कि जी 90 डेज में हो जाए, और अगर 90 डेज में नहीं हुआ तो फिर आप नहीं कर सकते केस। इस किस्म की कोई क्लॉज नहीं था, तो दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एज वेल। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस बिल जो है, इसके तहत बहुत से केसेस जो कभी भी पब्लिक नहीं होते हरासमेंट के, वो विद इन ऑर्गेनाइजेशंस रिजॉल्व हुए हैं। सो दिस बिल हैज़ बीन वर्किंग परफेक्टली फाइन ओवर द पास्ट मैनी ईयर्स, जब से ये पास हुआ है। इफ नाउ दे हैव इंक्लूडेड यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स के मामलात और आर्ट स्टूडियोज और डोमेस्टिक वर्कर्स, तो क्या पहले थी या ये खुशाइंद है? इस पे सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। तो पहले भी थी, क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ा केस हरासमेंट का ऑफ अ फीमेल क्रिकेटर भी गया था, वो भी इसी के तहत जो है वो अच्छा जी। हो रहा है। डॉक्टर फौजिया सईद साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी मलिहा हुसैन साहिबा भी। सबसे पहले तो डॉक्टर फौजिया सईद को हम कह देंगे कि इट्स गुड टू सी यू, यू नो यू हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, और बहुत ही खुशी हो रही है कि डॉक्टर फौजिया is on the topic. She is the architect of this bill और इस पे बात करने के लिए खुद ही आई हैं, and this is the first appearance that Dr. Fawzia is making after a very bad accident. Dr. Fawzia, I hope that you are feeling better. You look much better. जी, getting better every day.
ज़बरदस्त। डॉक्टर फौजिया, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये अमेंडमेंट्स जो प्रपोज हुए हैं और अब कहा जा रहा है कि ये पास भी हो जाएंगे, इनमें क्या नई बात है? बिकॉज जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो लग ऐसा रहा है कि ये तो ऑलरेडी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी, या फिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? ऐसा है कि जब से ये बिल पास हुआ था तो अमेंडमेंट्स का प्रोसेस जो है वो मेरा ख्याल है विद इन अ फ्यू वीक्स शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कहाँ इशू आ रहा था, कोई क्रेडिट का इशू था या क्या इशू था। बहरहाल होम बेस्ड वर्कर्स और जो डोमेस्टिक हेल्प होती है उसको इंक्लूड करने का, तो हमने बार बार यही रिक्वेस्ट की थी कि जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनके लिए अलग कानून ले आए, क्योंकि उसकी पॉलिसी भी काफी धौंसू किस्म की प्रपोज हुई थी। राइट। उसका मैकेनिज्म ही और होता है, ये जो है ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड था। और ऑब्वियसली इसकी कुछ ये तरीकेकार भी था कि इसको रिजॉल्व करने का जो इशू था उसमें भी अगर कंपनीज हों तो उन्हीं के एग्जेक्टिव्स बीच में आ जाते हैं। होम बेस में तो सवाल ये भी उठता है कि रिजॉल्व करने के लिए जहाँ खवातीन काम कर रही हैं तो क्या रिजॉल्व करने के लिए भी उनके वो ओनर्स ही आ जाएंगे? तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन एटलीस्ट टू मी मुझे लग रहा है। आप उसमें किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, किसकी तरक्की रोकेंगे? बहुत चीजें एक लॉ के ऊपर डालें तो वो कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। साफ सुथरे हो ना कवानीन तो फिर लोगों को समझ में आ जाते हैं। और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत अच्छी जा रही है, उस पर बल्कि किताब भी लिखी गई है रिसेंटली 12 साल की इम्प्लीमेंटेशन पे। और मेरा ख्याल है एक हमारा मुल्क है जिसमें लॉ अच्छा बन भी जाता है और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। अच्छा, इसके बारे तो फिर अभी क्या जरूरत आपको महसूस हुई? अभी जो इसमें चेंजेस प्रपोज की जा रही हैं, डू यू थिंक कि इससे बेहतरी आएगी या कोई बेहतरी नहीं आएगी या मामला और बिगड़ेगा? हमें तो नहीं लगा कि बेहतरी आएगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स थे नहीं जिन पे अमेंडमेंट्स आई हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर के जो आम हमारे घर में बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, सफाइयाँ करती हैं, ये सारे होम बेस्ड वर्कर्स नहीं है, ये डोमेस्टिक हेल्प्स हैं। ये अगर बीच में इसको इंक्लूड कर दें तो फ्रेमवर्क जो है ना वो बहुत इंस्टीट्यूशनल है। Right. उसमें कोई हायरिंग अथॉरिटी होती है, कोई फायरिंग अथॉरिटी होती है, कोई सजा देने वाली अथॉरिटी होती है। अब घर में कमेटियां बनाएंगे, HR तो होता नहीं घर में, तो फिर क्या करेंगे? अगर चलो आप कमेटी भी बना दो, उसमें जो मालिकन है घर की उसको भी रख दो, उसके बेटे ने अगर कोई जुमला कस दिया है एक डोमेस्टिक वर्कर पे, तो वो आखिर में क्या उसको नौकरी से तो नहीं निकाल सकती है, घर से तो नहीं निकाल सकती है। वो तो घर का बंदा रखना चाहता है कि वो निकाल दे घर से। एब्सोल्युटली। एक और चीज़ डॉक्टर फौजिया, ये क्योंकि आपसे हमारी पहले भी बात हो चुकी है और इस पे इतना स्टडी हम सारे ही कर चुके हैं ओवर द इयर्स, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टॉपिक। मतलब इसके तो नीचे हज़ार एवेन्यूज़ और हैं जिस पे मज़ीद कानून साजी होनी चाहिए। पुटिंग दिस इनसाइड दिस बिल, ये आपको क्या लग रहा है कि ये तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी? क्योंकि ये तो खुद एक इसके बारे में बिल बनने चाहिए। पता नहीं इस लॉ से प्यार ही हो गया, क्योंकि 15 अमेंडमेंट्स तो पहले हमने डील किए हैं जो पास नहीं हुई थी, लेकिन हम लोगों ने इंटरवीन किया उसमें। अभी ये भी काफी सारी हैं, 3-4 तो बड़ी वाली हैं। तो मैं तो बार बार यही कहती रही हूँ कि आप नए लॉज ले आएं, क्योंकि एक वायलेशन के ऊपर 40-40 कवानीन होते हैं दूसरे मुल्कों में। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप एक वायलेशन के ऊपर एक से ज्यादा कानून बना लें, ताकि हर चीज साफ साफ रहे और उसका कॉन्टेक्स्ट जो है उसके मुताबिक हो। ये हमने इंस्टीट्यूशंस के लिए बनाया था लॉ, और इसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो मैटर करता है, तो फैमिलीज में वो मैटर नहीं करता। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ी होंगी। हमारा कंसर्न ये था कि इसमें अमेंडमेंट्स के बाद शायद वो जो मिसयूज करने की प्रोविजंस हैं उनमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा 60 डेज के अंदर अंदर आप
इसको कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जी 90 डेज। लेकिन 90 दिन में तो फैसले की बात हो रही है कि 90 दिन में फैसला करना होगा कंप्लेंट के ऊपर, तो ये तो अच्छी बात नहीं है डॉक्टर साहबा। नहीं, लेकिन इन अ सेंस अच्छी भी मानी जा सकती है। और 90 दिन, व्हाट इज 90 दिन? इतने ट्रॉमा से अगर कोई गुजरा हो, फैसले की बात हो रही है, कंप्लेंट के 90 दिन के अंदर फैसला करना होगा। दरखास्तों पर फैसले के लिए बिल में 90 रोज की मुद्दत तय की गई। मलिहा हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी इस कॉन्वर्सेशन में लाते हैं। मलिहा, हम डॉक्टर फौजिया से भी यही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप भी एक्सप्लेन कर सके। ये टाइम बाउंड हमें लग रहा है कि जैसे चीज होगी है, 90 डेज वाला क्या चक्कर है, जरा एक्सप्लेन कर दें। ये दो जगह पे 90 दिन का जिक्र आया। एक तो कहा कि मोतसिब के पास जब केस आएगा तो वो 90 दिन में, वो तो ठीक है। वैसे पहले तो कानून कहता था कि 30 दिन के अंदर होगा। पहले जो 2010 वाला कानून है वो कहता है कि मोतसिब के पास जब कोई केस जाएगा तो वो वही प्रोसीजर और टाइमलाइन फॉलो करेंगे जो इंक्वायरी कमेटी का है। और इंक्वायरी कमेटी के लिए कानून कहता है कि 30 दिन। लेकिन ये दूसरा जो प्रॉब्लमैटिक वाला 90 दिन वाली बात है वो ये है कि फॉर्मर एम्प्लॉइज सिर्फ 90 दिन के अंदर केस कर सकती हैं अगर चाहें, वरना उसके बाद नहीं कर सकेंगी। तो वहाँ पे मसला है, क्योंकि अभी जो कानून है वो कहता है कि जब मर्जी करे, उसने टाइम बाउंड नहीं किया या टाइम बार नहीं किया। तो 90 दिन आप किसी को नौकरी से निकालते हो, वो परेशानी होती है, कभी डिप्रेशन में होते हैं, किसी को खुद से निकाला, किसी ने रिजाइन किया क्योंकि हरासमेंट इतनी ज्यादा होते हैं। सबसे पहले तो इंसान कोशिश करता है अगर घर चाहता है कि दूसरी नौकरी ढूंढे, और 90 दिन तो उसी में गुजर जाते हैं, उसके बाद के कंप्लेंट फाइल करें। ये सवाल बहुत उठ रहा है, बल्कि अगर किसी ने ये बिल फॉलो किया हो तो ये सवाल तो आता ही है कि ये टाइम बाउंड क्यों करेंगे, मतलब एक अमेंडमेंट के थ्रू ये क्यों डाला गया है? आपकी बात हुई क्या इस पे? हमने जाके पब्लिक हियरिंग में बात करनी थी, उन्होंने ही कहा था कि पब्लिक हियरिंग होगी, सबकी बात सुनेंगे, इनवाइट भी किया था। और फिर उसके बाद फॉर व्हाटएवर स्ट्रेंज रीजन उन्होंने कैंसिल कर दी और सिर्फ वो क्लोज मीटिंग की। उन्हें शायद लगा कि हमारे पास जवाब नहीं होंगे, या खैर मैं कुछ भी वो अज्यूम नहीं करना चाहती। लेकिन अगर सुन लेते या कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर लेते जिनका 20-20 साल का एक्सपीरियंस है इस मसले के ऊपर, ये कानून बनवाने में एक्टिवली एंगेज थे पार्लियामेंट के साथ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा हो रही है तो शायद कुछ बेहतर कर पाते। वैसे तो जो कानून 12 साल से इस्तेमाल हो रहा है और कोई मसला नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसको अमेंडमेंट की ज़रूरत है नहीं या थी नहीं। तो डॉक्टर फौजी से भी हमने पूछा। मलिहा, आप भी प्लीज हमें बताइएगा, एक कानून बन गया, अब उसी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि उसी में तरमीम करे चली जाएंगे? नहीं, और अगर अच्छी चीज हो which makes sense तो जरूर करें। These things are not making entire sense। और ख़ास तौर पे टाइम बाउंड वाला मैं इसलिए इसको स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि हमने एक मुहिम, एक मूवमेंट देखी है। अगर आप वेस्ट में भी देखें, इधर भी देखें, तो वो कुछ पुरानी चीज़ें भी, क्योंकि ये आसान नहीं है इस पे बात करना, तो अगर आप 90 डेज का एक बार डाल देते हैं तो दैट्स अनफेयर। क्योंकि आपके साथ जो हुआ वो तो हुआ, जो भी अनफेयर आपकी एम्प्लॉयमेंट गई है, व्हाटएवर हैज हैपेंड, इसको आप बाद में भी यू शुड बी अलाउड टू पुट अप अ केस। बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना, हमारा मकसद तो ये कानून बनवाने का ये था कि लोगों के, खास तौर से औरतों के, मर्दों के भी इस तरह के काम की जगह पे मसाइल को हल किया जाए। आप जब टाइम बाउंड कर देते हैं कि 90 दिन के बाद नहीं केस किया जा सकता, तो फिर तो बहुत सी ऐसी औरतों और मर्दों के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हो पाएंगे, तो मसला हल कैसे होगा? मुझे समझ नहीं आया कि क्यों लगा दिया टाइम बार। सबसे बड़ा एतराज़ क्या है मलिया साहिबा आपको? ये जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की जा रही हैं, इनमें एक ये होम बेस्ड वर्कर्स वाला, और डॉक्टर फौजिया आपसे भी हम पूछेंगे कि आप लोग मोतरस तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोई अगर एक या दो एतराज़ आप बता सकें इन अमेंडमेंट्स में। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत से मसाइल को जब हम एक कानून के अंदर डाल देते हैं तो वो कानून डाइल्यूट हो जाता है। ये कोई वजह थी जब कानून बनने से पहले सब लोगों ने डिसाइड किया था कि सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर सिर्फ कानून बनाएंगे, बाकी तरह की हरासमेंट भी उस वक्त इसमें नहीं डाली थी। बहुत सी रिसर्च के बाद, सिचुएशन एनालिसिस पाकिस्तान में करने के बाद, और वजह ये थी कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो पाकिस्तान में एक स्टिग्मेटाइज्ड इशू है।
उसके साथ बदनामी जुड़ी हुई है, लोग बोलते नहीं है, ना मर्द ना औरतें। तो एक अगर सिर्फ स्पेसिफिक मसले के लिए कानून बनाया जाए तो उससे फायदा ये होता है कि स्पेस थोड़ी माशरे में खुलनी शुरू हो जाती है कि अच्छा इस कानून को इस्तेमाल करके ये मसला रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप देखें कि आज से 20 साल पहले जब ये काम पाकिस्तान में शुरू हुआ था, बल्कि 23 साल पहले, तो उस वक्त तो कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का लफ्ज नहीं बोल सकता था। लोग कहते थे इतना बुरा लफ्ज कैसे बोले। आज आप सोशल मीडिया को देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई सेक्सुअल हरासमेंट की बात हो रही होती है। तो ये 23 साल की मेहनत के बाद यहाँ पहुंचे हैं आज पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करने लगी है। जी मलिहा, वेरी क्विकली अगर आप ये भी बता सकते हैं, वी हैव वेरी शॉर्ट ऑन टाइम, कि हाउ सक्सेसफुल हैज द बिल बीन ओवर दीस पास्ट फ्यू इयर्स? Oh, extremely successful. This is the only law in Pakistan which is actually being implemented in thousands of organizations. आपकी स्टेट बैंक से लेके और सारी बैंकिंग इंडस्ट्री से लेके और नादरा बड़े बड़े जो सरकारी इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सारे मेंबर्स के यहाँ प्रॉपर कंप्लायंस है। सिविल सोसाइटी में आपको पता है, आपके जियो में तो ये जब से कानून बना, बल्कि उससे पहले से आप लोग इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वी आर अवेयर ऑफ दैट। तो केसेस मैं आपको बताऊं, लिटरली thousands of cases are being reported and handled in a very very responsible manner। क्या ही वजूहात हैं उसको मज़ीद कंफ्यूजन क्रिएट करने की उसमें कोशिश की जा रही है। डॉक्टर फौजिया, वन लास्ट वर्ड फ्रॉम यू एंड देन वी हैव टू वाइंड इट अप। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जरा सा ये समझना चाहिए कि लॉ जो बनाते हैं नया, तो कोई गैप होता है, कोई ऐसा असॉल्ट होता है जिसका नहीं होता सोल्यूशन, तो बहुत सी रिसर्च करते हैं, फिर उसके बहुत से एंगल्स देखते हैं, फिर सारा प्रोसीजर जहन में सोचते हैं, तो फिर लॉ बनता है। ऐसे नहीं करना चाहिए कि अब कोई केस आ गया है, अब जी डॉक्टर का है तो आप कहें जी अब लॉ में डॉक्टर्स भी डाल दें, अब कोई केस आ गया है प्रोफेसर का, आप कहें जी यूनिवर्सिटियां भी डाल दें। तो वो डालनी तो होती है, और इसमें बहुत सारी चीजें डली हुई हैं, और बहुत सी अमेंडमेंट जो पिछले 12 साल में आई हैं वो सब इस लॉ में थी पहले से। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि एक प्रोसीजर होता है एक चीज का, आप केस बाय केस उसमें चीजें ऐड नहीं करते हैं कि अब ऐसी औरत का केस आ गया, अब ये औरतें भी डालें। तो ये जरा सी एक लॉजिकल सेंस ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तरीका होता है, पहले रिसर्च की जाती है, पहले बाकी कवानीन पे रिसर्च की जाती है, जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उन पे की जाती है, फिर लॉ बनता है। तो उसको केस बाय केस नहीं अमेंड किया जाता। तो देख लें कि कोई प्रॉब्लम्स आए हैं तो उनको देखें, तो फिर की जाए। यू वेरी राइट, अदर केस बाय केस होगा तो ये रोज ही अमेंडमेंट्स आती रहेंगी। डॉक्टर फौजिया सईद एंड मलिहा हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बड़ी अच्छी तरह आपने एक्चुअली समझाया। और बॉटम लाइन यही है कि इफ़ इट एंट ब्रोक डोंट ट्राई टू फिक्स इट। ये एक लाइन है, जो चीज़ चल रही है सही, बड़ा ज़बरदस्त लॉ है, हज़ारों केसेस जो है रिजॉल्व हो रहे हैं उसके तहत। एवरीथिंग डजंट मेक इट टू सोशल मीडिया और मीडिया लेके काम हो रहा है। मेक न्यू लॉज, मेक न्यू लॉज। डोमेस्टिक वर्कर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उसको इसमें ना शामिल करें, क्योंकि ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है सारा लॉ। कोई हायरिंग अथॉरिटी है, कोई मैनेजर है, कोई बॉस है, कोई ये सारी कमेटी। सो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अलहदा एक कानून बनाएं। सोच बड़ी अच्छी है, सोच बड़ी अच्छी है, लेकिन दे शुड बी ट्रीटेड विद अनदर बिल और विद अनदर लॉ। एंड सेम गोस फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब वो तो इतना वास्ट टॉपिक है कि उसको छोटा सा करके मतलब इसमें डालने की क्या मायूब जरूरत लग रहा है कि हम डॉक्टर श्री मज़ारी को ये बातें बता रहे हैं, बट ये बातें सोच रहे हैं एवरीबॉडी, दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड। क्योंकि यू नो हम बहुत बेहतर चीजें एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। वैसे कहे दिल जिधर कुड भी, कहे दिल जिधर चलो, मतलब इस सेंस में भी तो यूज हो सकता है कि एक्चुअली इसी सेंस में यूज हो रहा है, इसी में हो रहा है ना। हाँ, तो जुनैद हमें बताएंगे, कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन क्विकली हम आपको जरा एक छोटी सी सियासी खबर देनी है, उसके बाद these guests ये छोटी छोटी सियासी खबरें होती बड़ी बड़ी बड़ी। लाहौर में NA 133 के ज़मीनी इलेक्शन के नताइज ने पंजाब में पीपल्स पार्टी में नई रूह फूंक दी है, और कम टर्नआउट के बावजूद ज़्यादा वोट हासिल करके पीपल्स पार्टी का एतमाद सर्टनली बढ़ा है। एतमाद भी ऐसा कि आसिफ जरदारी तो खुद ही मैदान में आ गए और आते ही नून लीग को ही ललकारने लगे। सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिस पे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियाँ साहब बनाते रहे। ये अपने हिसाब साइज से गलियाँ, मोहल्ले, बरादरियाँ देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई।
पूरे पंजाब में इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम चेंज करेंगे, हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। ये आपने सुना, और नज़र तो यही आ रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद से बाहर खड़े होकर भी पीपल्स पार्टी किसी नुकसान में नहीं रही। पीपल्स पार्टी क़यादत की ज़्यादा तवज्जो इंतखाबी सियासत पर ही है और नताइज भी कोई मायूस को नहीं है। बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन में फ़तह को पंजाब में पीपल्स पार्टी का नया जन्म करार दिया जा रहा है और नून लीग क़यादत भी इस सूरत हाल से खूब बाखबर है। लेकिन मुस्लिम लीग नून रहनुमा राना सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी के वोट बैंक में इजाफे को किसी और नज़र से देख रहे हैं। उनका क्या कहना था, ये भी सुन लें। मुस्लिम लीग नून को कोई परेशानी नहीं है और ख्वाब देखने के ऊपर बिल्कुल पाबंदी नहीं है। बिलावल साहब जो है वो हुकूमत पंजाब में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वो कोशिश करें, उनका हक है। लेकिन यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोट नहीं हैं, बल्कि टोटल वो वोट हैं जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो है वो पढ़ सकते थे। अच्छा जी, इसी पे ज़रा तजिया लेते हैं ना। सोहेल वड़ाइत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइत साहब, लाहौर इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी का एतमाद कुछ और ही लग रहा है। जरदारी साहब खुद भी सामने आए हैं, नून लीग को ललकार रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी वाकई, हम क्या इसको पैमाना रख सकते हैं, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन तगड़ी हो गई है पंजाब में, या हो सकती है, या उनका लिए कोई चांस है? वैसे ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देनी चाहिए, उनका एतमाद भी ठीक है। ये भी कि सही है कि उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं। ये भी सही है कि पहले जहाँ 5000 वोट थे अब 30,000 से ज़्यादा वोट हैं, तो इस पे उन्हें लाजमी तौर पर एतमाद का इजहार भी आना चाहिए और उनमें ये जज्बा भी आना चाहिए कि हम जीत सकते हैं। लेकिन सच ये है कि अगले इलेक्शन बहरहाल PTI और जो नून लीग के दरमियान होना है पंजाब में, तो ऐसे में पीपल्स पार्टी को या तो कोई अपने मंशूर में ऐसी तब्दीली करनी चाहिए जिससे लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्शन हो, या अपने प्रोग्राम में या उसकी लीडरशिप को ज़्यादा दौरे करने चाहिए, ज़्यादा तंजीम साजी करनी चाहिए और उतना ही फोकस करना चाहिए जितना उन्होंने इस टाउनशिप के इस हल्के में किया है NA 133 में। तो फिर जाकर कहीं उम्मीद बांधी जा सकती है कि पीपल्स पार्टी कुछ सीटें जो है वो ज़रूर ले जाएगी। अच्छा वड़ाइत साहब, हम समझने की कोशिश करें कि इस बार मुख्तलिफ क्या किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पंजाब में जड़ें बनाने में कुछ वक्त लगा था, लेकिन 2008 के बाद तो बिल्कुल ही कोई प्रोग्रेस खास नज़र नहीं आई। तो उस वक्त भी जरदारी साहब ही पॉलिसी साज थे, उन्होंने उस ज़माने में ऐसी क्या गलती की जो अब नहीं कर रहे और दोहरा नहीं रहे और अब बिल्कुल ट्रैक पे आ गए हैं? तो कुछ तो असेसमेंट की होगी। मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है हर पार्टी की एक सियासी उम्र होती है। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का जो फ़लसफ़ा था वो अरूज पर था। लाहौर जो था वो लाड़काना होता था पीपल्स पार्टी का। लाहौर की मेजॉरिटी सीटें भी पीपल्स पार्टी 88 में जीती थी और भी हर जगह कस्बों के अंदर, शहरों के अंदर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी पंजाब में। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि और नज़रिए और सियासी बातें और सियासी नज़रियात वो आ जाते हैं, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने बड़े दौर देखे। जब तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रहीं, वोट बैंक जो है वो कायम रहा पीपल्स पार्टी का। लेकिन मोहतरमा के बाद जो वोट बैंक है उसमें कमी आई, क्योंकि एक तो पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगा कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, यानी नून और पीपल्स पार्टी जो थे ये मिल गए और इसी के नतीजे में दरमियान से PTI निकली जो दोनों की मुखालिफ थी। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने दोबारा से नून लीग के मुखालिफ अपना जो नैरेटिव है उसको दोहराया है, तो उस वजह से उसे वो वोट बैंक जो उससे रूट गया था वो कुछ ना कुछ पीपल्स पार्टी इंतखाबी सियासत पर फोकस किए हुए है और PDM अब भी ज़रा एहतजाज की तरफ नज़रें जमाए हुए हैं। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। क्या ये कह सकते हैं हम, या और ये भी एनालाइज कीजिएगा कि क्या उनका PDM से निकलने का फ़ैसला उनके लिए ठीक साबित हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस बारे में हक पर थी। उसकी वजह यह है कि देख लें अपोजिशन ने अगरचे वो पीपल्स पार्टी को कहते रहे कि आप इस्तीफ़ों पर तैयार हों, लेकिन इस्तीफ़े ख़ुद भी नहीं दिए और ना लॉन्ग मार्च किया, जो कि पीपल्स पार्टी कह रही थी लॉन्ग मार्च करें।
तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और दूसरी PDM जो है उसका मौक़िफ़ ठीक नहीं साबित हुआ। लेकिन बहरहाल अपोजिशन को इकट्ठे होना चाहिए और अपोजिशन तभी मुअस्सर हो सकती है अगर ये सारे इकट्ठे होंगे तो। थैंक यू वड़ाइत साहब। अच्छा, शुरू में हम मुख्तलिफ वाक़यात का तस्करा कर रहे थे। हमने सियालकोट वाक़े की बात की, हमने फैसलाबाद में जो हुआ उसकी वाक़े की बात की और कराची में जो हुआ हाँ इसकी आपको डिटेल भी थोड़ी सी दे देते हैं और इसके बाद इस पर ज़रा बात करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से। कराची में पुलिस के हाथों मावराए अदालत कत्ल का एक और वाक़या सामने आ गया। इसकी डिटेल ये है कि 14 साल लड़के जिसका नाम है अरसलान महसूद पर सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों ने गोलियां बरसा दी। अरसलान रात को दोस्त के साथ ट्यूशन पढ़कर वापस आ रहा था और रंगी टाउन थाने की हदूद में पुलिस एहलकार तौहीद और उसके साथी उमैर ने उन्हें डकैत समझकर फायरिंग कर दी। एक तो मुझे समझ नहीं आती फ़ौरन डकैत क्यों समझना स्टार्ट हो जाते हैं और ख़ुद एक्चुअली प्लेन क्लोथ्स में हैं। और कोई भी प्लेन क्लोथ्स में वैसे आपको बंदूक दिखा के रोकेगा? कोई रुकेगा? कोई भी नहीं रुकेगा। कोई भी नहीं रुकेगा। मतलब वैसे पुलिस से इतना डर लगता है, लेट अलोन अगर वो पुलिस आम सादा कपड़ों में हो। तो हुआ ये कि अरसलान जो था वो फ़ौरन ही जाँ बहक हो गया और दोस्त ज़ख्मी हुआ। इब्तदाई तौर पर वाक़े को पुलिस मुकाबले का रंग देने की कोशिश की गई। SSP गरबी ने तो वाक़े को गलत फहमी और भूल चूक भी करार दे दिया। मतलब बेसिकली माने ही नहीं। और फिर क्या हुआ, एहतजाज हुआ, किसी का बच्चा चला गया और सोशल मीडिया पे चीज वायरल हुई और भूल चूक आप करार दे रहे हैं। कमाल है। फिर एहतजाज हुआ और आपको पता है सोशल मीडिया पे जब जरा गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस एहलकार उसके साथी को। अब जो जाहिर है वो रसा हैं वो सजा दिलवाने का मुतालबा कर रहे हैं। औरंगी टाउन के SHO को भी मुअत्तल किया जा चुका है। DIG वेस्ट ने भी एतराफ़ कर लिया कि फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार वर्दी में नहीं थे। अब वर्दी में हों तो सर्टनली रोकें तो कोई भी रुकेगा और रुकना चाहिए भी, लेकिन बगैर वर्दी के जो हालात हैं हमारे यहाँ अमन व अमान के, कोई भी पिस्तौल दिखाकर अगर रोकने की कोशिश करे तो कोई कैसे रुक जाएगा? इसी पे हम बात करते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तलहा हाशमी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन किया। तलहा, पुलिस एहलकारों का कदम जायज़ बिल्कुल नहीं लग रहा हमें, एटलीस्ट जो खबर हमारे सामने है। तो आपके पास जो डिटेल्स हैं आपको क्या नज़र आया? ये मोटरसाइकिल पे आ रहे थे और इन्होंने जब इन दोनों बच्चों को रुकने का इशारा किया तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो ये समझे होंगे कि ये डाकू हो सकते हैं, साइकिल छीनने की वारदात है। ये जाहिर है वो चूँकि कम उम्र थे तो पुलिस के रोकने का तो उनको सवाल ख्याल नहीं आया होगा क्योंकि जाहिर है ये वर्दी में नहीं थे, तो उन्होंने मोटरसाइकिल को भगाया। अब ये 300 मीटर के पैच में ये हुआ है। औरंगी टाउन 4:45 नंबर से और औरंगी थाने तक का जो ये सफ़र है ये तकरीबन 300 मीटर का पैच है जहाँ पे ये हुआ। पहले उन्होंने उनको रुकने का इशारा किया, नहीं रुके। जाहिर है वो समझे कि डाकू है, मोटरसाइकिल छीनना है, वो आगे आए। जैसे ही ये आगे पहुँचे तो जो तौहीद है जो पुलिस सरकार उसने स्ट्रेट फायर किया और एक नहीं दो नहीं 4 गोलियां चलाई, जिससे एक गोली अरसलान के कमर में लगी और आगे निकली, ज़ाहिर है जो उसकी मौत का सबब बनी। और उसके साथ जो दूसरी गोली लगी वो जो अरसलान का दोस्त था उसको लगी। तो 4 गोलियां चलने के चंद सेकंड बाद ही 3 गोलियां मज़ीद चली। 4 गोलियां उस 9mm की थी जो कि इसके पास था। अपना इसका वेपन जो था वो लाइसेंस वेपन था, बट वो सरकारी वेपन नहीं था तौहीद का, ना ही ये किसी सरकारी ड्यूटी पे था। ये इंटेलिजेंस ड्यूटी करता था और इंटेलिजेंस ड्यूटी करने वाले थानों में उमूमी तौर पे उनको उनका काम कुछ और होता है, लेकिन ज़ाहिर वो पैसे और दीगर मामलात में कुछ ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। तो उसके बाद 3 गोलियों के और जो आवाज़ें आई और वो 3 गोलियां उस वेपन से चलाई गई जो कि इन बच्चों पे थोपने की कोशिश की गई, जिसका नंबर मिटा हुआ था। ये प्रोटोकॉल भी सवाल करने वाली बात है इस पे कि अगर कोई नहीं रुक रहा, डाकू हो या इनोसेंट हो, जो भी हो, सीधा गोली मार दो। मतलब ये भी मुझे अजीब बात लग रही है। भी है कोई वाकई डाकू है, कोई वाकई डाकू है, लेकिन आपको वैसे ही नहीं पता डाकू है या नहीं, आपको नहीं पता, यू आर नॉट श्योर, जान से तो नहीं मार सकते। Why are you firing? तो ये तला फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार वर्दी में नहीं थे, ये तो पता लग गया। अब सादा लिबास में असलहा बरदार कोई भी शख्स रोकेगा तो मुझ समेत कोई भी नहीं रोकेगा। तो क्या सादा लिबास एहलकारों को ये इख्तियार हासिल है कि वो इस तरह चेकिंग कर सकें? और आप तो कह रहे हैं उसके पास जो गन थी वो सरकारी भी नहीं थी।
बिल्कुल कोई इख्तियार हासिल नहीं है, बल्कि इस पे तो कई पुलिस के आईजीज़ और एडिशनल आईजीज़ की एसओपीज़ हैं कि कोई भी एहलकार वर्दी के बगैर अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं हो सकता। और कोई भी सादा देखें, हम जिस शहर में रहते हैं ना, वहाँ पर मैं, आप, हमारे सारे जानने वाले, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कि स्ट्रीट क्राइम से बचा हो। अब स्ट्रीट क्राइम करने वाले कोई ख़ास लिबास तो उन्होंने नहीं पहना होता, जो मैंने और आपने लिबास पहने होते हैं वही लिबास पहने होते हैं। अगर इस तरह कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा इन हालात में कि हमें डर हो कि हमसे कुछ चीज़ छिन जाए, वो बच्चे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने तो नहीं ख़रीदी होगी, किसी की होगी मोटरसाइकिल उनके पास जो नई मोटरसाइकिल थी, और ज़ाहिर मोटरसाइकिलें महंगी हो गई हैं, मोटरसाइकिलें छिनने की वारदातों में भी इजाफा हुआ है। वेस्ट में वैसे ही हाउस रॉबरी सबसे ज़्यादा हुई हैं, तो ऐसे में कोई भी अगर सादा लिबास आदमी मुझे आपको हाथ देगा तो हम क्यों रुकेंगे? और कानून भी ये कहता है कि आप वर्दी के बगैर किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आप स्नैप चेकिंग नहीं कर सकते, आप किसी को नहीं रोक सकते। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल आपने सही बात की है, कोई नहीं रुकने वाला। मतलब इतना खौफ ऑलरेडी होता है, और खासतौर पे शक्लन भी कोई कपड़ों से भी कोई ना नजर आ रहा हो पुलिस है, तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कोई रुकेगा। ये बताएं कि पुलिस हुकाम के दावे अपनी जगह, लेकिन रिवायत यही है कि अपने महकमे के जो भी उनके कॉलीग्स होते हैं भाईचारे में ऑब्वियसली बचाने की कोशिश ही करेंगे। तो क्या इस बार भी यही होता नजर आ रहा है आपको? अपेरेंटली अभी तक इस पर होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर है ये मीडिया का प्रेशर है, उसकी अपनी जो फैमिली है अरसलान की, उसका प्रेशर है, लोग खड़े हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट है, पब्लिक का सपोर्ट है, तो फौरी तौर पे तो ऐसा होता नज़र नहीं आता। और जो तमाम के तमाम शवाहिद हैं वो शवाहिद भी उसके अगेंस्ट हैं। बट अगेन हम जिस सिस्टम में रहते हैं, जो हमारा पुलिस का महकमा है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे सामने हैं जहां पर बेगुनाहों को गुनाहगार करार देकर मार भी दिया गया, और फिर उसके बाद उनको ये साबित करने की भी कोशिश की गई कि वो गुनाहगार थे, और उसमें जो पुलिस एहलकार मुलव्विस थे या पुलिस हुकाम मुलव्विस थे, उनका बहुत सारे केसेस में आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वाकई आप ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, और मुझे और आपको गलत साबित करने के लिए सिस्टम को और प्रोसिक्यूशन को इसको साबित करना पड़ेगा। और चूँकि वो उसके जो लवाकिन है वो इसका इरादा करते हैं कि हम पैसे नहीं लेंगे, हम माफ़ नहीं करेंगे, हम इसको सज़ा दिलाएंगे, तो ये जब तक इसको अब सज़ा नहीं हो जाती और ये केस है सही से प्रोसीड नहीं किया जाता, तो फिर ज़ाहिर है जब तक ये सवालात और ख़दशात यहीं के यहीं रहेंगे, जैसे कि मेरे और आपके जहनों। बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू बी प्रूव्ड रॉन्ग कि वाकई किसी को सजा हो और कुछ हो, लेकिन मकता यही है कि कुछ खास अभी तो मीडिया का प्रेशर है, सब कुछ है, लेकिन मुश्किल ही है कि अल्टीमेटली बेटे भाइयों को बचाने के लिए आ ही जाता है कोई ना कोई। पाकिस्तान हज काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का मेला एक बार फिर सजने को तैयार है। और कोविड के बाद जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना, तो बड़ी तसल्ली, बड़ी खुशी हो रही है। फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। 14वीं आलमी उर्दू ये कॉन्फ्रेंस है, इसकी हाईलाइट्स क्या होंगी, और इसी के लिए सरबराह पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ एज सच नहीं भी मौजूद हैं, ही इज सिटिंग समवेयर एल्स। सो ये प्रोमो तो आप देख ही रहे हैं। शाह साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। यू नो वी every Pakistani who loves Urdu, they really look forward to this conference जब भी होती है। ये सारी बात अंग्रेजी में की है अब्दुल्ला। हाँ, जब भी होती है तो हम भी इसके बड़े मुंतज़िर थे। और बताइएगा कि इस साल क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन मेहमान हैं, क्या हाईलाइट्स हैं? अब्दुल्ला, बहुत इसमें पहली बार 50 सेशन है इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, और इसमें इंडिया से गुलजार साहब, जावेद सिद्दीकी, गोपीचंद नारंग और बहुत से शायर हैं, अदीब हैं, और मुस्तनसर हुसैन तारड़ के साथ सेशन है। हम सब उम्मीद से हैं, जो आपका एक प्रोग्राम होता था, डॉक्टर साहब के साथ सेशन है। इफ्तिखार आरिफ की बाग़ गुल सुर्ख है। अदा जाफरी के साथ सेशन है। आरफा सैयदा ज़हरा के साथ सेशन है। फिर हम 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तानी सकाफ़त के। उस हवाले से हमने 75 ईयर के ख़वातीन की इस मुल्क में क्या सूरत हाल रही, पाकिस्तान का और समाजी और सकाफ़ती मंजरनामा क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे तालीमी निज़ाम की क्या सूरत हाल है, हम इक़्तिसादी तौर पे कहाँ खड़े हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा के साथ भी सेशन है। इसी तरह से 50 मुख्तलिफ सेशन हैं जिनमें बहुत डाइवर्सिटी है, जिसमें प्योर लिटरेचर के सेशंस हैं, जैसे गज़ल, नज़्म और तनकीद, नावल, शॉर्ट स्टोरी, वो सब भी हम रिव्यू कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपनी समाज को रिव्यू कर रहे हैं। और इसकी ज़रूरत और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि अभी आप
जो कुछ मैं देख रहा हूँ सुबह से वायलेंस और क्राइम डिस्कस कर रहे हैं, जो सियालकोट में हुआ, जो फैसलाबाद में ख़वातीन के साथ हुआ, ये किसी की समझ में बात नहीं आ रही कि इस मुल्क को अब ट्रू कल्चरल एक्टिविज़म की ज़रूरत है। एक सकाफ़त वाहिद चीज़ है जो आपको बचा सकती है, आपकी फेडरेशन को मजबूत कर सकती है। आपने उसको इग्नोर कर दिया है। एक इंतहा पसंदी के ग्रोह सारे मुल्क में घूम रहे हैं। तो टॉलरेंस क्या तरीका है कि इस मुल्क में वापस लोगों को सैनिटी की तरफ आप लेके आएँ, उसका क्या तरीका है? इस पे सारी हुकूमतों को सोचना पड़ेगा। इसी के लिए मैं एक कौमी सकाफ़ती और समाजी कॉन्फ्रेंस भी मार्च में कर रहा हूँ। उसका मकसद भी यही है कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो हुकूमतें हैं या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं, उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी तो इस मुल्क को महफूज रखना है। चले सरहदों की तो वो दिफा कर लेंगे, लेकिन अंदर जो इस मुल्क की सूरत हाल है, इस वक्त सकाफत से बड़ा दुनिया में कोई हथियार नहीं है। और बहुत अहम बात है, बल्कि सुबह से हम इसी का तस्करा भी कर रहे हैं। हम यही बात कर रहे हैं कि ये ऐसा एवेन्यू है जिसपे एक स्पेशल फोकस और बड़ा डेडिकेटेड फोकस लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ होना चाहिए, और जिसकी शायद शुरुआत भी आप ही से हो, क्योंकि आपने इसको इंक्लूड किया है। बट ये तो ऐसी चीज़ें हैं शाह साहब के काश के ना होती और ना इंक्लूड होने की ज़रूरत होती और ना ही हमें इस पर नज़रसानी करनी पड़ती, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। अदरवाइज जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और 14th ये एडिशन है इस साल, हाउ डू यू कम अप विद डिफरेंट टॉपिक्स? अब इसमें जैसे नाहिद सिद्दीकी, जिस उनसे बड़ा कोई क्लासिकल रक्स में उनका सानी नहीं है, वो हैं। फरीद अयाज की कवालियाँ हैं। फैज़ साहब के साथ एक शाम है, उनकी बेटी आ रही हैं। हमने नौजवानों से सारा नया म्यूज़िक बनाया है फैज़ साहब का। कुछ नौजवान उसमें रक्स भी करेंगे। इसी तरह से 2 आलमी मुशायरे हैं, एक नई नस्ल मुशायरा है और एक जो हमारे सीनियर है सारी दुनिया से। मीडिया के 2 सेशन हैं, एक हम रिव्यू कर रहे हैं 75 साल का मीडिया, एक हम मीडिया का जवान दौर जिसमें अब्दुल्ला भी गालिबन उस सेशन में, ये बहुत नौजवान हैं। तो इस तरह से बहुत डाइवर्सिटी है इसके अंदर। उसके साथ सेलिब्रेशन भी है, मुसलसल पड़त है इसमें। जी, लुक फॉरवर्ड टू दिस एंड एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन शाह साहब, ये कराची में हो रही है, यहाँ महदूद है। एक तो क्या इसकी कोई लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह हो रही होगी ताकि दीगर शहरों में मौजूद लोग देख सकें? दूसरा ये कि हमें याद है, यू नो, बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लाहौर, रफ़ी पीर, सूफी फेस्टिवल्स, बहुत कुछ होता था। अब ये चीज़ें होती ही नहीं है। मुझे लगता है कि ले दे के एक आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ही बचती है जो आप कराची में कर लेते हैं। आपको पता है अब्दुल्ला, पिछले साल कोविड में हमने 2 बहुत बड़े थिएटर फेस्टिवल किए, 50 से ज़्यादा ड्रामे किए। बहुत असल में एक बात आप समझ लें कि जिस तरह की सपोर्ट कल्चर को होनी चाहिए, ओवरऑल पाकिस्तान में उस तरह की सपोर्ट नहीं। आप क्या समझ रहे हैं, मीनार पाकिस्तान में 10,000 लोग एक औरत के साथ वो सलूक कर रहे हैं और इस तरफ को अलमरा में कोई थिएटर फेस्टिवल हो रहा होगा? क्या उसका खौफ आप नहीं समझते कि सकाफती अदारों पे हमारे एक्टर्स, हमारे सिंगर, हमारे म्यूजिशियन क्या इस खौफ में मुब्तला नहीं होंगे कि किसी को भी उरियानी का इल्ज़ाम लगा के, किसी को भी कोई इल्ज़ाम लगा के जिस वक्त चाहते हैं मातूब किया जाता है? तो ये अलग अलग किसी जजीरों में हम नहीं रह रहे हैं। हमें सबको सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा समाज चाहिए और हमें अपनी डायरेक्शन तय करनी पड़ेगी कि हमें एक सोशल डेमोक्रेटिक या लिबरल डेमोक्रेटिक प्रो आर्ट प्रो कल्चर सोसाइटी चाहिए, या पूरी दुनिया में हम अपने आप को एक दहशतगर्द रियासत या दहशतगर्द कौम कहलाना चाहते हैं? आपके दुश्मन ऑलरेडी, आपको पता है कि ऑलरेडी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सियालकोट में हुआ है कि इसको दहशतगर्द। तो सिर्फ आपकी सकाफत, आपकी नॉलेज, आपके फिलोसफर्स, आपके राइटर, आपके स्कॉलर और आपके क्रिएटिव लोग ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। और इस बात को जितने साहिब इक़्तिदार हैं और जितने लोग डिसीजन मेकर हैं इस मुल्क के, उनको समझना पड़ेगा कि ये बुनियादी ज़रूरत है। ये खाली कोई एंटरटेनमेंट या तमाशा नहीं है कि आप रात को बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। इट्स अ सीरियस बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी तरह शाह साहब इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, और इतने सालों से हम देख रहे हैं कितनी डेडिकेशन से आप शाह साहब तो सीरियस हैं, हम और आप भी यहाँ चले बात कर लेते हैं। जो एक्चुअली पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, वो भी सीरियस हैं, कोई सपोर्ट भी है। सुन के हम जरा खौफज़दा हो जाते हैं। वैसे क्या ख्याल है शाह साहब, कोई उनमें से भी किसी को आपने अपनी कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट क्यों नहीं किया?
किसको? जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं। देखिए, उसके लिए मैं एक अलग से कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। मैं आपके यहाँ परसों जंग में ये खबर भी छपी थी और आज जंग में इस कॉन्फ्रेंस का पूरा प्रोग्राम क्वार्टर पेज छपा हुआ है जंग और न्यूज़ में। जी जी। मैं उसके लिए एक कौमी सकाफती और समाजी कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ 9 से 12 मार्च, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला को, कश्मीर और GB के वज़राए आज़म के अलावा मैं तो पाकिस्तान आर्मी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इस मुल्क की जहाँ जब भी ये इस तरह की सूरत हाल होती है तो पसे पर्दा देखें, आपका एक इतना बड़ा रोल तो है ही। एक दफ़ा ओपन डायलॉग के ज़रिए हमें तय करना पड़ेगा कि इस मुल्क को किस समत को लेके जाना है। तो ये हम एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें बहुत से जी टाइम कम है, जल्दी से ये भी बता दें कि जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की मेहमान हैं वो किस तरह से, अब कोविड का तो अभी भी आपको पता है नया वेरिएंट आ जाता है, कि क्या वाया वीडियो लिंक होगा? देखिए, अमेरिका से हमारे बहुत से डेलीगेट आए हैं, कनाडा से आए, स्कैंडिनेविया से आए, जर्मनी से आए, हिंदुस्तान से बदकिस्मती से बॉर्डर भी बंद है और वीज़ा भी बंद है। तो इंडिया से जितने हमारे दोस्त हैं, सारे बड़े शायर और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो सब डिजिटली हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। जी। और बाकी फिजिकली आ चुके हैं? फिजिकली आ चुके हैं। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा 250 से ज़्यादा हमारे डेलीगेट हैं। चलें, ज़बरदस्त। शाह साहब, आई एम श्योर आप के बहुत काम अभी बाकी रहे होंगे आपको बहुत जिम्मेदारियां निभानी हैं। यू नो, माशाल्लाह, whenever we meet you, whenever we talk to you, हमें समझ नहीं आता अब्दुल्ला, बस कल 3:30 बजे इनॉग्रल सेशन है, इसकी कोई फीस नहीं है। बस SOPs जरा जो हैं उनका ख्याल रखते हुए कराची के सारे शहरियों को इसमें शिरकत की दावत देना चाहता हूं। कराची के सारे शहरियों को शिरकत की दावत शाह साहब की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। ये पढ़ने, लिखने, सीखने, एक दूसरे को जानने, अपनी सकाफत, अपनी ज़ुबान के बारे में आगाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। इसको हाथ से ना जाने दें और एंटरटेनमेंट भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू शाह साहब। और ये कॉन्फ्रेंस कल स्टार्ट होगी और 12 दिसंबर तक चलेगी, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। और Abdullah is also going to be a part of one of the sessions on Friday 4 बजे in Arts Council Karachi.